वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तस्दीक की कि भारत दोबारा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने वाला था। अमरीकी सदर ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ व्हाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्होंने दुनिया में 8 बड़ी जंगें रोकी जिस पर उन्हें फख्र है। सदर ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान भारत के दरमियान जंग रुकवाई, पाक भारत वो जंग भी रुकवाई जो दोबारा शुरू होने वाली थी। अमरीकी सदर का कहना था उन्होंने तिजारत की बुनियाद पर जंगें रुकवाई। पाकिस्तान भारत दोनों अब अच्छे इक़दाम कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने रूस यूक्रेन जंग भी जल्द खत्म करने की उम्मीद जाहिर की। ट्रंप ने कहा इन्हें अंदाजा नहीं था कि यूक्रेन रूस जंग बंदी का मामला इतना तवील हो जाएगा। अमरीकी सदर ने सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान ईरान से जौहरी मुआहदे से मुतालिक बातचीत की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान मुआहदा करना चाहता है, मैं इसके लिए तैयार हूं। इस हवाले से ईरान से बातचीत का आगाज हो गया। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को अहम नॉन नेटो इत्तेहादी करार दे दिया। अमेरिकी सदर ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के एजाज़ में व्हाइट हाउस में इशारा दिया। एलॉन मस्क और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी शिरकत की। अमेरिकी सदर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सऊदी वली अहद को व्हाइट हाउस में खुशामदीद कहते हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब के साथ स्ट्रैटेजिक दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए। सऊदी अरब और अमेरिका के तारीखी और देरीना ताल्लुकात में अहम हैं। हम सब सऊदी अरब के साथ देरीना ताल्लुक को मजीद मजबूत बनाएंगे। अमेरिकी सदर ने वाज़ेह किया कि मशरिक़ वस्ता में देर पाम कायम करने के करीब पहुंच चुके हैं। मौजूदा सूरत हाल में गजा पहले के मुकाबले में कहीं ज़्यादा महफूज है। गजा बोर्ड ऑफ पीस में कई ममालिक के सरबराहान मुमलिकत होंगे। अमेरिकी सदर ने कहा कि हमास की जानिब से मजीद यरगमालियों की लाशें इसराइली खानदानों के हवाले कर दी गई हैं। अमेरिकी सदर के खिताब के बाद सऊदी वली अहद ने बेहतरीन मेहमान नवाजी पर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हमारे अमेरिका के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की तीसरी कमेटी ने पाकिस्तान की जानिब से पेश की गई हक़ खुद इरादियत से मुताल्लिक़ करारदाद को इत्तेफ़ाक़ राय से मंजूर कर लिया। इस करारदाद में उन अक़वाम और अवाम के नाक़ाबिल तनसीख हक़ खुद इरादियत की तौसीक़ की गई है जो अभी नौआबादियाती गैर मुल्की या अजनबी तसल्लुत के तहत ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ये करारदाद पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब बराए अक़वाम मुत्तहिदा सफ़ीर आसिम इफ्तिख़ार ने पेश की, जिसे 65 ममालिक की मुश्तरका हिमायत हासिल थी। पाकिस्तान 1981 से हर साल यह करारदाद जनरल असम्बली कमेटी में पेश करता आ रहा है। करारदाद में फ़लस्तीन, कश्मीर समेत इन तमाम इलाकों की जदोजहद को उजागर किया है जहाँ अवाम अब भी आज़ादाना हक़ खुद इरादियत से महरूम हैं। करारदाद में गैर मुल्की फ़ौजी मुदाखलत, कब्ज़े जारियत की शदीद मज़म्मत की गई है। मुतालिका रियासतों से मुतालबा किया कि वो ऐसे तमाम इक़दाम फ़ौरी तौर पर ख़त्म करें। करारदाद लाखों पनाह गुज़ीनों बेघर अफराद की हालत इज़हार पर अफसोस का इजहार करती है। इनके महफूज बाइज़्ज़त रज़ाकाराना वापसी के हक़ की हिमायत करती है। सफ़ीर आसिम इफ्तिख़ार ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि आज भी दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो गैर मुल्की कब्ज़े के बाइस अपनी बुनियादी आज़ादी, इंसावात, इंसानी हुकूक से महरूम है। उन्होंने माफ़ाए अदालत कत्ल, जबरी गुमशुदगियों, मनमाने हरासात और गैर कानूनी बस्तियों जैसे इक़दामात को इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। करारदाद के मुताबिक इंसानी हुकूक कौंसिल को हिदायत की गई है कि वह हक़ खुद इरादियत की खिलाफ वर्जियों पर खुसूसी तवज्जो दे और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को आइंदा इजलास में इस सिलसिले में रिपोर्ट पेश करने की दरख्वास्त की गई। यह करारदाद आइंदा माह जनरल असम्बली से हतमी मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने बड़ा फैसला सुना दिया। मौज़ज़ अदालत ने कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और के इलेक्ट्रिक को कंटोनमेंट बोर्ड के मातहत इलाकों से म्यूनसिपल सर्विसेज के वाजिबात लेने से रोक दिया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा ज़ीशान मलिक से। जी ज़ीशान। जी बिल्कुल, कंटोनमेंट बोर्ड के रिहायशियों के लिए बड़ी खबर है। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने जो है वो कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और के इलेक्ट्रिक को कंटोनमेंट बोर्ड के इलाकों में बसने वाले शहरियों से म्यूनसिपल सर्विसेज चार्जेस लेने से रोक दिया गया है। म्यूनसिपल टैक्स का ये मामला कंटोनमेंट बोर्ड मलीर के रिहायशियों ने जो है वो सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच में दरख्वास्त दायर की थी कि इस जो केएमसी है और मलीर कंटोनमेंट बोर्ड है पहले ही कंजर्वेटिव टैक्स वसूल कर रहा है और केएमसी की जानिब से बिजली के बिल में म्यूनसिपल चार्जेस भी शामिल कर दिए गए हैं। बैक वक्त दो अदारे जो है वो म्यूनसिपल टैक्स वसूल नहीं कर सकते हैं। कंटोनमेंट इलाकों से केएमसी म्यूनसिपल टैक्स वसूल नहीं कर सकता, ऐसा दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया था। इसकी समाअत के बाद आज हुक्मनामा जो है वो आईनी बेंच ने फैसला सुनाया है, जिसमें ये कहा गया है केएमसी को कि वो के इलेक्ट्रिक के थ्रू बिजली के बिलों में जो म्यूनसिपल चार्जेस वो वसूल करते थे कंटोनमेंट बोर्ड के एरिया से, उनको चार्जेस लेने से रोक दिया गया है। ये एक बड़ा फैसला है, बड़ी खुशखबरी सुनाई गई है सिंध हाई कोर्ट की जानिब से कंटोनमेंट बोर्ड के रिहायशियों को कि इलेक्ट्रिक के बिलों के अंदर जो म्यूनसिपल सर्विसेज के चार्जेस वसूल किया जाते थे, MUCT चार्जेस जिसको कहा जाता है, उसको वसूली से रोक दिया है। जी बहुत शुक्रिया।
कराची में आईनी अदालतों से मुतालिक गवर्नर सिंध के जारी करदा ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तों पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई है। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 27 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया है। अदालत ने फौरी तौर पर ऑर्डिनेंस या उसकी शेखों के खिलाफ हुक्म इम्तनाअ जारी करने से इनकार कर दिया। समाअत के दौरान दरखास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ऑर्डिनेंस के सेक्शन 6 में आईनी बेंचेस में तैनाती से इनकार को जज का मिसकंडक्ट करार दिया गया है, जो आइन के मनाफी है। वकील ने दलाल देते हुए कहा कि तैनाती तस्लीम न करने पर मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भेजने की तजवीज़ गैर आइनी है, क्योंकि आइन में आइनी बेंचेस की तैनाती तस्लीम न करने पर कोई सज़ा मौजूद नहीं। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि जब आइन में सज़ा का तस्वुर ही नहीं तो कायम मकाम गवर्नर किस इख्तियार के तहत सज़ाएं तजवीज़ कर रहे हैं। जजेस के मिसकंडक्ट का तयन गवर्नर नहीं कर सकता। अदलिया की आज़ादी के लिए एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत ख़त्म होना ज़रूरी है। अदालत ने पूछा कि क्या गवर्नर को अदालती कार्रवाई से इस्तिस्ना हासिल है। इस पर दरखास्त गुजार के वकील ने जवाब दिया कि सदर और गवर्नर अदालत को जवाब दे नहीं, लेकिन मुतादिद केसेस में उन्हें फरीक बनाया जाता है। दरखास्त गुजार के वकील ने सवाल उठाया कि 26वीं तरमीम के तहत आर्टिकल 202A में तरमीम को 1 साल गुजर गया, ऐसे में 1 साल बाद कौन सी हंगामी सूरत-ए-हाल पैदा हो गई कि असम्बली के होते हुए कायम मकाम गवर्नर ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। कहा कि सिंध असम्बली के इजलास बाकायदगी से हो रहे हैं, कानून साजी वहाँ क्यों नहीं की गई। ऑर्डिनेंस अदलिया पर बराह रास्त हमला है। जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी ने रिमार्क्स दिए कि परेशान ना हो, जवाब आए तो देखते हैं। इस पर वकील ने कहा कि परेशानी बजा है क्योंकि तरमीम रात की तारीकी में लाई गई है। सानिया जहरा कत्ल केस में अदालत ने मरकजी मुलजिम और मकतूला के शौहर अली रजा को सजाए मौत सुना दी, जबकि देवर हैदर रजा और सास अजरा परवीन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इस केस के हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मुल्तान से NTN न्यूज़ के नुमाइंदे ख्वाजा सकलैन से। जी ख्वाजा सकलैन। जी बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। इस वक्त मुल्तान से अहम और बड़ा फैसला सामने आया है। सानिया जहरा कत्ल केस के मेन मरकजी मुलजिम जो है उनको सजा सुना दी गई है, सख्त सजा सुना दी गई है। सेशन कोर्ट एडिशनल जज मोहसिन अली ने फैसला सुनाते हुए मकतूला के शौहर अली रजा को सजाए मौत का हुक्म जारी कर दिया है। अदालत ने मेन शवाहिद और प्रोसिक्यूशन के दलाइल को मद्देनजर रखते हुए तमाम शवाहिद के सबूत के तहत जो है इसको सजाए मौत का फैसला सुनाया है, जिस पर दूसरे जो इनके मकतूला के देवर थे हैदर रजा और उनकी सास जो परवीन आजरा परवीन, उनको उम्र सजा की सजा सुनाई गई है। जो उनके ससुर थे जीवन शाह, नंद, दुआ ज़हरा और बाकी साहब का जो उसकी बीवी थी मदिया, उसको जो है मेन शवाहिद ना मिलने का जो है अदालत ने बरी कर दिया है। और ये फैसला जो है वाकया जो हुआ था ये 9 जुलाई 2025 को सानिया जहरा को फंदा लगाकर ससुरालियों में जो है लाश को पंखे के साथ लटका दिया गया, ये जाहिर करने के लिए कि इसने खुदकशी की, जबकि ऐसा नहीं रहा। ये तासुर आवाम में फैलाया गया कि इसने खुदकशी की है, जबकि इसकी नोटिस जो है CM पंजाब मरियम नवाज ने भी लिया, जिसकी GIT रिपोर्ट बनी और फोरेंसिक्स के जरिए जो है ये पता लगाया गया कि वाकई जो है इसको तशद्दुद करके जो है इसको मारा गया है और इसको बाद में मारने के बाद जो है इसको फांसी पर लटका दिया गया है, ये जाहिर करने के लिए, तसव्वुर देने के लिए कि इसने खुदकशी की है, जबकि ऐसा नहीं था। मरकजी मुलजिम जो है इस वक्त वो कैफे के साथ तक पहुंच गया है और बाकी जो है उनको उम्र कैद हुई है और जो बाकी 3 लोग थे वो बरी हो गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। अपडेट करेंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा किया है, जहां असातिज़ा और तलबा ने उनका भरपूर खैर मकदम किया। खुसूसी नशिस्त में DGISPR ने मुल्की दाखिली सूरत हाल, दिफाई उमूर और पाक फौज के पेशा वराना किरदार पर तफसीली गुफ्तगू की। उन्होंने तलबा को सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा और हक़ाइक़ के फ़र्क से मुतालिक भी आगाह किया। इस मौके पर वाइस चांसलर कायद आज़म यूनिवर्सिटी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि DGISPR के भारत के हवाले से बयान को दुनिया ने सच साबित होता देखा है। जहां फौज पाकिस्तान ने भारतीय टेक्नोलॉजी तक को शिकस्त दी, तलबा और असातिज़ा ने सेशन को इंतहाई मौसर करार देते हुए कहा है कि इस नशिस्त ने उनके कई इबहमात दूर कर दिए हैं। इस मौके पर तलबा ने कहा कि हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं और पाक फौज हमारे अंदर है। उन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन से मुतालिक सवालात के मुदल्लल जवाबात देने पर DGISPR का शुक्रिया भी अदा किया। तालीमी इदारों में भर्ती होने पर मुलाजमीन का जिनसी जराइम का रिकॉर्ड देखने की तजवीज़ दी गई। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने तालीमी इदारों में भर्ती होने पर मुलाजमीन के सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्टर से वेरिफिकेशन के लिए सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन को 2 सफ़ात का मरासला भिजवाया है। प्रोसिक्यूटर जनरल ने मरासले में कहा है कि तालीमी इदारों में भर्ती
सेक्स ऑफेंडर्स रिकॉर्ड देखना ज़रूरी है। नादरा सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्टर तालीमी इदारों में बच्चों की हिफाजत का मौसर ज़रिया है। बच्चों की हिफाजत के लिए मौजूदा भर्ती निज़ाम में बड़ा खला मौजूद है। मरासले में कहा गया है कि मौजूदा बैकग्राउंड चेक से जिनसी इस्तेहसाल, जिनसी जराइम का साबका रिकॉर्ड सामने नहीं आता। जिनसी मुजरिमों की भर्ती पूरे तालीमी इदारे के लिए खतरा बन सकती है। महकमा कानून इंसाफ सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्टर तक रसाई के लिए मैकेनिज्म बनाए। प्रोसिक्यूटर जनरल ने मरासले में दरख्वास्त की है कि तमाम तालीमी इदारों के लिए सेक्स ऑफेंडर्स वेरिफिकेशन लाजमी करार दी जाए। मौजूदा मुलाजमीन की भी नादरा सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्टर से तस्दीक की जाए। इस पॉलिसी से तालीमी इदारों में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सकेगा। चेयरमैन PHA गजाली सलीम बट MPA की जानिब से MD PHA लाहौर राजा मंसूर अहमद के खिलाफ पंजाब असम्बली में तहरीक इस्तेहकाक पेश करने का मामला पेश आया है, जिसमें चेयरमैन PHA गजाली सलीम बट ने वाज़ेह किया कि मेरी इस तहरीक को बाज़ाब्ता करार देते हुए मजलिस इस्तेहकाक के सुपुर्द किया जाएगा। MD लाहौर राजा मंसूर अहमद आज पंजाब असम्बली में इस्तेहकाक कमेटी के सामने पेश होंगे। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर नवाज भट्टी से। जी नवाज, क्या मामला है, ये पेश बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, चेयरमैन PHA गजाली सलीम बट MPA की जानिब से MD PHA लाहौर मंसूर अहमद के खिलाफ पंजाब असम्बली में तहरीके इस्तेहकाक पेश करने का ये मामला है। गजाली सलीम बट की जानिब से पंजाब असम्बली में जमा करवाई गई तहरीके इस्तेहकाक के मदद के मुताबिक DG PHA लाहौर ने गैर पेशा वराना रवैया इख्तियार करते हुए ना सिर्फ ये बल्कि ऐवान का इस्तेहकार मजरूह किया है। इस्तेहकाक के मुताबिक बतौर PHA लाहौर और बतौर MPA मेरे इख्तियारात और फराइज मुंसबी में शामिल है कि मैं PHA लाहौर में बेहतरी के लिए तजावीज़ दूँ। DG PHA लाहौर जो कि इंतजामी तौर पर PHA लाहौर का सरबराह है, इस पर लाजिम है कि मेरी इन काबिल इलम तजावीज़ पर अमल करे और करवाए। जबकि DG PHA लाहौर मंसूर अहमद ने इंतहाई गैर पेशा वराना रवैया इख्तियार करते हुए मेरी इन तजावीज़ को न सिर्फ नज़रअंदाज किया बल्कि महकमा के दीगर अफसरात को हदायत जारी कर रखी हैं कि मेरी किसी भी तरह की तजावीज़ पर अमल ना किया जाए। जी बहुत शुक्रिया नवाज, तफसीलात से आगाह करने के लिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के सेहत की सहूलियात अवाम की दहलीज तक पहुँचाने के दावे कबीरवाला में धुंधला गए हैं। झलार, मदीना और हुसैनाबाद के मरीम नवाज हेल्थ सेंटर में ना डॉक्टर मौजूद हैं, ना बुनियादी तिबी सहूलियात। डिस्पेंसर ही मरीजों को अद्वियात देने पर मजबूर हैं। रवा हफ्ते सैकड़ों मरीजों को बोगस तरीके से दवाएं दी जाने का इंकशाफ हुआ। NTN न्यूज़ की टीम के पहुंचने पर डिप्टी DHO कबीरवाला हादुल हक मौके पर आए और तमाम सूरत हाल की रिपोर्ट तैयार की। मज़ीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद नुमाइंदा हैदर शेर से। जी हैदर शेर, बताइएगा यहाँ डॉक्टर्स तैनात क्यों नहीं किए गए? क्या आवाम की जिंदगियों को की किसी को भी परवाह नहीं है? जी बिल्कुल, ये वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की जानिब से आवाम के लिए सेहत के सहूलियात के लिए बहुत सारे हेल्थ सेंटर कायम किए गए हैं पंजाब भर में, मगर कबीरवाला के नवाई इलाका हुसैनाबाद, अव्वल, जलार, मदीना पर जो सेंटर मौजूद है वहां पर रवा हफ्ते में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं। वहां पर में देखा जा सकता है कि डिस्पेंसर अब्दुल नामी लड़का जो है वो आए हुए लोगों को बोगस तरीके से दवाइयां देते हैं, जहां पर कोई पता नहीं चलता कि उनको उनका मसला क्या है, उनको जो मेडिसिन दी जा रही है वो कौन सी है। हमारी जब टीम टीम पहुंची तो हमने वहां पर DHO कबीरवाला जो हादुल हक साहब को जो है उनको वहां पर बुलवाया, तो वो जब मौके पर पहुंचे तो इंचार्ज से जब सवाल किया गया, आप बताइएगा इन दिनों में कौन सा डॉक्टर यहाँ पे तैनात था। ये भी एक चीज बताता चलूं कि टीम के पहुंचने से जब उनको ये मालूम हुआ कि यहाँ पर NTN न्यूज़ की टीम आ रही है तो वहां पर एक डॉक्टर दिया गया, जिससे जाकर हमारी टीम ने सवाल किए कि आप यहाँ पर कितने बजे पहुंचे, तो उनका कहना था कि मैं यहाँ पर 11 बजे पहुंचा। हालांकि वहां पर 11 बजे से पहले जो तकरीबन 70 के करीब पेशेंट को दवाइयां दी गई वो बोगस थी और ये सिलसिला कई दिनों से चल रहा है। वहां पर जो DHO डिप्टी कबीरवाला है उन्होंने इस बारे में जो उनका मौक़िफ़ है उन्होंने वहां पर जब इंचार्ज से मालूम किया तो इंचार्ज के पास इस सवाल का जवाब नहीं था कि हमारे डॉक्टर यहाँ पर तैनात क्यों नहीं है। वहां पर जिस डॉक्टर को तैनात किया गया है वो इन जो है वो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, मगर वहां की जो हालत है वो इंतहाई संगीन होती जा रही है कि DHO ने इस पर रिपोर्ट तैयार कर ली है और वहां पर ये जो हुसैनाबाद अव्वल का मरीम नवाज हेल्थ सेंटर है, यहाँ पर सैकड़ों आबादियां हैं जो इस सेंटर पर पहुंचती हैं और वहां पर तमाम कर हफ्ता से जुमा से लेकर सोमवार तक जो भी दवाइयां दी गई वो बोगस तरीके से दी गई। जी
बहुत शुक्रिया। महकमे दाखिला पंजाब ने कलदम तहरीक लब्बैक के खिलाफ 12 मुकदमात की तफ्तीश के लिए 12 GITs तश्कील दे दी हैं। महकमे दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक 7 GITs लाहौर और 5 शेखुपुरा में दर्ज मुकदमात की तफ्तीश करेंगी। GITs दहशत गर्दी समेत दीगर संगीन दफात के तहत दर्ज मुकदमात की तफ्तीश करेंगी, जबकि GITs में पुलिस, CTD और हसास इदारों के नुमाइंदे शामिल हैं। इन मुकदमात की तफ्तीश के लिए GITs बनाने की दरख्वास्त पंजाब पुलिस ने की थी। पुलिस के मुताबिक कलदम TLP के खिलाफ 75 से ज्यादा मुकदमात में 2000 से ज्यादा नामजद शरपसंद गिरफ्तार हैं। MQM रहनुमा और वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि सूबे बनाने के कानून में आइनी तरमीम हो सकती है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि इस साल सिंध को NFC अवार्ड के 2400 अरब रुपए मिले हैं, जिसमें से कराची को 800 अरब मिलने चाहिए थे, मगर 100 अरब भी नहीं मिले। वफाक कहता है सारे पैसे वज़ीर आला को दे दिए, वज़ीर आला से लें। उन्होंने कहा कि क्या पीपल्स पार्टी कहती थी कि ज़राई टैक्स नहीं लगना चाहिए। IMF ने कान पकड़कर ज़राई टैक्स लगाने का कहा तो जरदारी साहब ने फिर ऐलान किया। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि सूबे बनाने के कानून में आइनी तरमीम बिल्कुल हो सकती है और नए सूबे की बात इस वक्त करते हैं जब हमें हुकूक नहीं देते। कराची में मेयर मुर्तज़ा वहाब ने साइट एरिया हरुणाबाद में सनतकारों से मुलाकात की और उन्हें ट्रीटमेंट प्लांट्स का दौरा करवाया। CEO वाटर कॉरपोरेशन ने ब्रीफिंग देते हुए बताया है कि शहर में पानी की ट्रीटमेंट और रिसाइकलिंग के मंसूबे पर तेजी से काम जारी है। मेयर कराची ने कहा कि सनती इस्तेमाल के लिए काबिल भरोसा सप्लाई फराहम करने के लिए 20 MGD पानी सेकेंडरी सतह पर ट्रीट किया जाएगा, जबकि इब्तदाई फेज में 10 लाख गैलन पानी रोजाना रिसाइकल होगा। माड़ीपुर TP3 फैसिलिटी ऑपरेशनल हो चुकी है और हारूनाबाद TP1 के टैंक भी साफ कर दिए गए हैं। मुर्तज़ा वहाब के मुताबिक मंसूबे का मकसद गंदा पानी समंदर में जाने से रोकना और SDGs के मुताबिक समंदरी माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। उन्होंने कहा कि अगर मंसूबा कामयाब हुआ तो कराची मुल्क का पहला इंडस्ट्रियल वाटर पार्क होगा। कराची में ट्रैफिक के जदीद निज़ाम के निफाज के बाद पेचीदगियां सामने आने लगीं। दूसरे सूबों की गाड़ियों के चालान कराची वालों को मिलने लगे। कराची में चोरी शुदा कार के मालिक को 10,000 रुपए का चालान भेज दिया। चोरी हुई गाड़ी को जुर्माने की तहकीकात के दौरान एक अहम इंकशाफ हुआ कि खिलाफ वर्जी कराची रजिस्ट्रेशन की कार ने नहीं बल्कि कोयटा रजिस्टर्ड गाड़ी ने की। कराची की कार नंबर AAR 540 चोरी शुदा, जबकि इसी रजिस्ट्रेशन नंबर की गाड़ी कोयटा की है। कोयटा में रजिस्टर्ड कार AAR 540 के ड्राइवर ने हब रोड पर खिलाफ वर्जी की। सीट बेल्ट ना पहनने पर कोयटा की गाड़ी का 10,000 का चालान कराची के कार मालिक को भेज दिया। एक ही नंबर प्लेट होने की वजह से इसका चालान कराची के मालिक को आया। पुलिस के मुताबिक चोरी शुदा गाड़ी और चालान शुदा गाड़ी का मेक और मॉडल भी अलग अलग हैं। गाड़ी AAR 540 सूबा बलूचिस्तान के शहर कोयटा में रजिस्टर्ड है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सऊदी अरब अमेरिका से 142 अरब डॉलर मालियत का असलहा खरीदेगा, जिसमें F-35 जंगी तैयारे और जदीद टैंक समेत दीगर असलहा शामिल है। व्हाइट हाउस में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के एजाज में दिए गए इशारे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के तारीखी और दरीना ताल्लुकात नई बुलंदियों की तरफ बढ़ रहे हैं। ट्रंप ने सऊदी अरब को अमेरिका का सबसे बड़ा नॉन नेटो इत्तेहादी करार देते हुए कहा कि वाशिंगटन और रियाद के दरमियान स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे पर दस्तखत हो चुके हैं, जिसके बाद सऊदी अरब पहले से ज्यादा महफूज और दिफाई तौर पर मजबूत होगा। अमेरिकी सदर ने कहा कि ईरान मुस्तकबिल में अमेरिका के साथ मुआहदा करने का ख्वाहिशमंद हो सकता है, जबकि गजा से सिक्योरिटी की सूरत हाल पहले के मुकाबले में वाज़ेह तौर पर बेहतर हुई है। पाकिस्तान में यूरोपियन यूनियन के नए सफ़ीर रायमंडस कार्बुलस ने कहा कि बानी PTI की रिहाई का फैसला अदालतों का इख्तियार है। यूरोपियन यूनियन के सफ़ीर ने कहा कि अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो, यह मुतालबा दुरुस्त है। रायमंडस कार्बुलस के मुताबिक अफगान तालिबान के दोहा के वादों पर राय के लिए मालूमात दरकार हैं। तुर्की के सालिसी में पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान बातचीत जारी रखी जाए। उन्होंने मजीद कहा कलदम TTP से मुतालिक पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं। एक सवाल के जवाब में सफ़ीर का कहना था आइनी तरमीम पाकिस्तान का दाखिली मामला है, जबकि बानी PTI की रिहाई का फैसला अदालतों का इख्तियार है। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह ने ऐलान किया कि कनाडा ने खालिस्तान रेफरेंडम की बाज़ाब्ता इजाज़त दे दी है। गुरपतवंत सिंह ने बताया कि कनाडा की हुकूमत की इजाज़त के मुताबिक 23 नवंबर को बेलिंग्स स्टेट ओटावा में खालिस्तान रेफरेंडम का इनेकाद किया जाएगा। गुरपतवंत सिंह ने कहा कि हुकूमती इजाज़त कनाडा की आज़ादी इजहार और जमहूरी अमल के आज़म की तस्दीक है। रेफरेंडम गोली के मुकाबले में वोट के जरिए पुरअमन जिद्दोजहद है। उन्होंने सिख बरादरी से पंजाब को भारतीय कब्जे से आज़ाद कराने के लिए हक़ राय दही इस्तेमाल करने की अपील कर दी। खालिस्तान तहरीक के हक में कनाडा के मौक़िफ़ ने मोदी की दाखिली और खारजी नाकामियों को आलमी सतह पर अयां कर दिया।
اسرائیلی افواج نے جنگ بندی معاہدے کی پرواہ کیے بغیر لبنان کے شہر سدون پر فضائی حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 13 افراد جاں بحق۔ لبنانی وزارت صحت نے تصدیق کی اسرائیلی فضائیہ نے آج جنوبی لبنان کے شہر سدون میں ایک کھلا کھیل کا میدان نشانہ بنایا جو اس وقت ہزاروں بے گھر افراد کے لیے عارضی پناہ گاہ بنا ہوا تھا۔ حملے میں 13 افراد جاں بحق، درجنوں زخمی۔ لبنانی حکام کے مطابق یہ کھیل کا میدان گزشتہ چند ہفتوں سے داخلی طور پر بے گھر ہونے والے خاندانوں کی رہائش گاہ تھا۔ حملے کے فوراً بعد امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچی مگر تب تک کافی جانی نقصان ہو چکا تھا۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے دعویٰ کیا کہ یہ مقام حماس کے عسکری ڈھانچے کے طور پر استعمال ہو رہا تھا۔ وہاں موجود افراد اسرائیل کے خلاف دہشت گرد کارروائیوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، تاہم اب تک اس دعوے کی حمایت میں کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہیں کیا۔ حماس نے اسرائیل بیان کو مکمل طور پر من گھڑت قرار دیتے ہوئے کہا کہ نشانہ بنایا جانے والا مقام شہری پناہ گزینوں سے بھرا ہوا تھا اور وہاں کوئی عسکری سرگرمی موجود نہ تھی۔ جاتی گرمی اور آتی سردی نے ملک بھر کی فضاؤں کو مزید خنک اور سرد بنا دیا ہے۔ اسموگ اور دھند کی شدت بھی بڑھ گئی ہے، جبکہ شہر قائد بھی اسی لپیٹ میں ہے۔ موسم میں واضح تبدیلی محسوس کی جا رہی ہے، دن کے وقت ہلکی گرمی اور رات میں خنکی بڑھنے لگی ہے۔ موسم کا مزید احوال جانتے ہیں اپنے نمائندے ثاقب خانزادہ سے۔ جی ثاقب۔ جی ہاں بالکل، جاتی گرمی اور آتی سردی نے ملک بھر میں موسم کی فضا کو خنک اور ٹھنڈک والا بنا دیا ہے، جس کے اثرات شہر قائد پر بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ رات گئے سے شہر قائد کی فضا میں شمال مشرق کی جانب سے گرد آلود ہوائیں چلنے کا سلسلہ جاری ہے، جس کے سبب شہر کی فضا خاصا خراب دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اس وقت کراچی کا موجودہ ایئر کوالٹی انڈیکس 131 پرٹیکولر میٹر ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جو کہ ماہرین کے مطابق انتہائی مضر شہر بتایا جا رہا ہے۔ اگر ہم آلودہ ترین شہروں کی بات کریں تو اس وقت لاہور دوسرے اور کراچی 8ویں نمبر پر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ محکمہ موسمیات نے انتباہ جاری کیا ہے کہ یہ گرد آلود ہوائوں کے سبب اس کے فضا میں جو مضر سے ذرائع پائے جاتے ہیں، اس کے سبب شہری خاص طور پہ احتیاط کریں، غیر ضروری طور پہ گھر سے باہر نہ نکلیں، خاص طور پہ بچے، بزرگ، بوڑھے اور دل اور سانس کے مریض احتیاط کریں۔ نکلنے کی صورت میں N95 اینٹی اسموک ماسک کا استعمال لازمی کریں۔ اس کے علاوہ ماہرین نے یہ بھی انتباہ جاری کیا ہے کہ فضائی آلودگی موت کی دوسری بڑی بتائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ محکمہ موسمیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ آج شہر قائد کا جو درجہ حرارت ہے 25 ڈگری ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 50% ہے۔ اس کے علاوہ شہر میں 3 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں۔ اس کے علاوہ محکمہ موسمیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ آج شہر قائد میں جو موسم ہے وہ تیز دھوپ کے ساتھ گرم مرطوب رہنے کے ساتھ ساتھ شام کے اوقات میں خنکی اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ جی پاکستان سمیت دنیا بھر میں انٹرنیٹ سروس متاثر۔ اس حوالے سے انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے والی کلاؤڈ فلیئر کمپنی کا بیان بھی سامنے آ گیا، جس میں کہا مسئلے کو حل کرنے پر کام کر رہے ہیں، جبکہ سوشل میڈیا سائٹس، AI سروس، Amazon ویب سروس بھی پریشانی کا سامنا ہے۔ دوسری جانب کلاؤڈ فلیئر کمپنی کا کہنا تھا کہ سروس ڈاؤن ہونے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ انٹرنیٹ سروس متاثر ہونے سے میسنجنگ ایپلیکیشن واٹس ایپ سمیت دیگر سوشل میڈیا ایپلیکیشن بھی سست روی کے شکار ہیں۔ انٹرنیٹ سروس متاثر ہونے سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا۔ اسی طرح دنیا بھر کے صارفین کی جانب سے واٹس ایپ پر پیغام ڈاؤن لوڈ نہ ہونے کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں۔ کراچی میں پولیس سے مقابلے میں زخمی سمیت 2 ملزمان گرفتار۔ عیدگاہ پولیس نے خواتین کو مختلف لنکس بھیج کر موبائل فون ہیک کرنے والے ملزم کو دھر لیا۔ رات گئے ڈسٹرکٹ سٹی، سینٹرل اور ویسٹ پولیس نے سرچ آپریشن کے دوران متعدد مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا۔ مزید جانتے ہیں جنید فیروز کی اس رپورٹ میں۔ تھانہ مومن آباد کے علاقے الفتح قبرستان کے قریب پولیس اور مسلح ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ۔ دو طرفہ فائرنگ کے نتیجے میں زخمی سمیت 2 ملزمان گرفتار۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان دانش عرف داڑھا اور سراج احمد کے قبضے سے اسلحہ، موبائل فون، نقدی اور موٹر سائیکل برآمد کر لی۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا۔ عیدگاہ پولیس نے کارروائی کے دوران مختلف لنکس شہریوں خصوصاً خواتین کو بھیج کر ان کے موبائل فونز ہیک کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم سمیر خان ہیک موبائل سے خواتین کے نمبرز نکال کر ان کو واٹس ایپ پر میسج اور کال کرتا تھا۔ ملزم فون سے سوشل میڈیا ہیک کرنے کے بعد خواتین کو رقم کی لالچ دے کر اور دھمکا کر ان کو بتائی ہوئی جگہ پر بلا کر ان کی ویڈیوز بھی بنا لیتا تھا۔ ملزم بعد ازاں خواتین کی ویڈیوز اور سوشل میڈیا کا خوف دلا کر ان کے ساتھ بدفعلی کرتا تھا اور ان کو دھمکا کر پیسے بٹورتا تھا۔ گرفتار ملزم سے 2 موبائل فون بھی برآمد کر لیے گئے، جن میں ملزم کی جانب سے بنائی گئی غیر اخلاقی ویڈیو بھی موجود ہے۔ گرفتار ملزم سے مزید تفتیش کا سلسلہ جاری ہے۔ ادھر رات گئے ڈسٹرکٹ سٹی، سینٹرل اور ویسٹ پولیس نے جرائم پیشہ عناصر، منشیات فروشوں اور غیر قانونی طور پر مقیم افراد کی موجودگی کی اطلاع پر مختلف مقامات پر رینجرز کے ہمراہ سرچ آپریشن کیا۔ اس دوران علاقوں کے داخلی اور خارجی راستوں کی ناکہ بندی کر کے رہائشیوں کے قوائف تلاش ایپ سے چیک کیے گئے۔ پولیس نے متعدد مشتبہ افراد کو حراست میں لے کر تفتیش کے لیے تھانے منتقل کر دیا۔ جنید فیروز، NTN نیوز، کراچی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے